बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस में मतलब बोले तो धंधा में रोकड़ा का क्या इंपॉर्टेंस है, रोकड़ा कहां से आता है, रोकड़ा कहां से आएगा, रोकड़ा का क्या करेंगे, कैसे उसको यूज करना है, कहां कहां पे लगाना है, कहां कहां पे रोकड़ा लगता है, कहां कहां से रोकड़ा आता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ब्रॉडली देखें तो करीब से करीब 12 से 15 नंबर इस फाइनेंसिंग यूनिट को दिया गया है, जो आपके बोर्ड के पेपर में रहता है। 12 से 15 नंबर का सवाल आपको आने वाले 1 घंटा 2 घंटा जो भी लगेगा नॉलेज में, कि पैसा कहां से आएगा, राइट। किन किन बच्चों के मन में पहला यह सवाल आता है कि पैसा कहां से आएगा? किन किन बच्चों को थम्स अप दिखाइएगा, सब थम्स अप दिखाइएगा। जिन जिन बच्चों के मन में यह सवाल आता है कि पैसा कहां से आए, पैसा कहां से आए, सभी बच्चे थम्स अप दिखाइएगा। सभी बच्चे थम्स अप दिखाइएगा जिनके मन में ये सवाल आता है, वो सब बच्चे थम्स अप दिखाइएगा जिनके मन में ये सवाल आता है कि पैसा कहां से आए। अब एक बात बताते हैं, आपके मन में ये जो सवाल आता है ना कि पैसा कहां से आएगा, ये आपके मन का पहला सवाल नहीं है। आप एक्चुअली सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई खर्चा कहां कहां लगने वाला है, खर्चा कहां कहां लगने वाला है। आप सबसे पहले यह सोचते हैं कि खर्चा कहां कहां लगने वाला है। आप मान लीजिए अपने दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग करने जा रहे हैं, थोड़ा पार्टी वार्टी, पैसों की प्लानिंग में क्या करते हैं, क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या सोचते हैं, वही 3 बातें जो अभी मैंने आपको बताई, वही 3 बातें जो मैंने आपको अभी बताई कि what are the different financial requirement, what are the different financial requirement, आपको पैसों की जरूरत क्या है, पैसों की जरूरत क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग का डेफिनेशन देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का डेफिनेशन देखिए, जो बच्चा मेरी स्टोरी को सुना होगा वो बच्चा डेफिनेशन याद कर लिया, डेफिनेशन याद क्या कर लिया, इसके फीचर्स भी याद कर दिए। डेफिनेशन याद होने से आदमी को समझ लीजिए कि 80% तो फीचर्स भी याद हो जाता है, उसी में से निकाल के बच्चा बना लेता है। ठीक है ना, तो क्या ठीक है, फीचर्स वगैरह हम लोग बाद में करेंगे, अपने रेगुलर क्लास में करेंगे, लेकिन आज की क्लास में आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग किसे कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस वेयर वी थिंक अबाउट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, उसके बाद क्या, उसके बाद सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पैसा कहां से आएगा, और उसके बाद यूटिलाइजेशन, कैसे अपने उसको यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। ये 3 चीज के बारे में 5.1, 5.1 गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। एक शेयर पे 6.971 का कमाई हो रहा है, वेयर एज इन केस टू एक शेयर पे 5 रुपया 10 पैसा का कमाई हो रहा है, एक शेयर पे, एक शेयर पे। देखिएगा केस 1 में ईपीएस ज्यादा आ रहा है, केस 1 में ईपीएस ज्यादा आ रहा है, कहने का मतलब है, कहने का मतलब है दूसरों के कैश पे ऐश रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त, इतना आसान नहीं है। ये दूसरों के कैश पे ऐश करना इतना आसान नहीं है। दूसरों के कैश पे ऐश, देखे तो सही, मजा तो बहुत आ रहा है, मजा तो बहुत आ रहा है कि भाई मैंने तो मात्र 40 लाख लगाया, उसने 60 लगाया, मैं बेसिक कमा रहा हूं, और तूने तूने 60 लगाया, बाजार वाले ने 40 लगाया, तू मेरे से कम कमा रहा है, बेवकूफ है तू, बेवकूफ है तू। मजा तो बहुत आ रहा है, ये मजा लेने के लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करना, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को। जय श्री श्याम सभी को। फाइनेंस का नॉलेज बिल्डिंग क्लास 2
हम लोग लास्ट क्लास में रुके थे और आज हम लोग उस जर्नी को आगे लेके जाते हैं। मैंने बताया था कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए फाइनेंसिंग बोल के एक बहुत बड़ा यूनिट है और वो बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो मैंने कहा था कि उस पूरे यूनिट को मैं एक साथ समेटने की कोशिश कर रहा हूं और आज उसका सेकंड क्लास है। तो मेरे मुझे लगता है कि ये 2 क्लास देखने के बाद आप लोगों को पूरा फाइनेंसिंग यूनिट का एक क्विक रिवीजन जिसको हम कह सकते हैं, बहुत ही फास्ट वे में आप चीजों को समझ के रिवाइज करके, मतलब आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि ये वीडियोस देखने के बाद अगर आप अपने चैप्टर पे स्विच ऑन करेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, और बहुत कुछ सुना सुना सा लगेगा आप लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप उस चीज को कवर कर पाएंगे। ओके, सो जस्ट अ फ्लैशबैक, पिछले क्लास में क्या किए थे। मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बताया था कि दूसरों के कैश पे ऐश कैसे किया जाता है। राइट राइट, मैंने आप लोग को बताया था कि दूसरों के कैश पे ऐश कैसे किया जाता है। मैंने एक कंपनी का एग्जांपल लेके बताया था कि एक कंपनी थी जिसने ज्यादा पैसा बोरोड फंड का रखा था, कम पैसा इक्विटी फंड का रखा था। मुझे पता है आप लोग भूल गए होंगे, कोई बात नहीं है, ये पुरानी वाली वीडियो को आप जाके वापस से देखिएगा। ठीक है ना, पुरानी वाली वीडियो को जाके वापस से देखिएगा। जब आप पुरानी वाली वीडियो देखेंगे एकदम लास्ट की तरफ देखिएगा, जहां पे मैंने स्टॉप किया था वहीं से मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, मैं चाहता तो वो पुराने वाली चीज को वापस से यहाँ पे डाल सकता था, लेकिन वो सब करने का कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये समय का वेस्ट रहेगा। सो पुरानी वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, ओके। सो मैंने उसमें एग्जांपल में आपको क्या बताया कि एक कंपनी है, एक केस ऐसा है जहां पे मैंने बोरोड फंड ज्यादा लिया है और ओन फंड कम लगाया है, मतलब शेयर होल्डर्स ने कम पैसा लगाया है, डिबेंचर जो कि बाहर वाले लोग हैं, जो कि कंपनी के मालिक नहीं है, उन लोगों ने ज्यादा पैसा लगाया। ठीक है, दूसरा केस मैंने लिया था जहां पे ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स लोग ज्यादा पैसे लगाए हैं और आउटसाइडर्स लोग मतलब डिबेंचर्स वो कम पैसे लगाए। दोनों का कैपिटल सेम था, दोनों का रिटर्न ऑन अर्निंग्स भी सेम थे और इंटरेस्ट रेट भी सेम था, टैक्स रेट भी सेम था, और लास्ट में हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि ईपीएस ईपीएस जो केस 1 था जिसमें मालिकों ने कम पैसा लगाया था, बाहर के लोगों ने ज्यादा पैसा लगाया था, वहां पे मालिक लोग को ज्यादा प्रॉफिट हुआ इन कंपैरिजन टू वो केस जहां पे मालिक लोग ने ज्यादा पैसा लगाया था और बाहर वाले लोगों ने कम पैसा लगाया था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों नहीं, इस चीज को हम क्या कहते हैं, देखिएगा स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा सभी को। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इस चीज को हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या कहते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कोई कोई ना यहाँ पर इसका एक और नाम है फाइनेंशियल लेवरेज भी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल लेवरेज। ये 2 नाम है, इन दोनों नाम से ये पहचाना जाता है। जो चीज मैंने आपको बताया जिसको हम लोग डेप्थ फाइनेंसिंग भी कहते हैं, ठीक है ना, डेप्थ फाइनेंसिंग भी कहते हैं। तो इसमें अपने क्या करते हैं, अपने बोरोड फंड को ज्यादा रखते हैं इन कंपैरिजन टू ओनर्स फंड। जनरली अपने देखते हैं डेप्थ बाय इक्विटी का जो रेशियो होता है, आप लोग अकाउंटिंग में भी सीखेंगे, ये आपके अकाउंट टीचर आप लोगों को सिखाएंगे। डेप्थ इक्विटी का आइडियल रेशियो होता है 2:1। 2:1 ये आइडियल रेशियो माना गया है, ठीक है ना, इसे हम आइडियल रेशियो कहते हैं। ये आइडियल रेशियो है कि ऐसा रहना चाहिए, मतलब बाहर वाले का बोरोड फंड जिसे हम कहते हैं, बोरोड फंड डबल होता है देन ओनर्स फंड। ये ओनर का पैसा है, इक्विटी मतलब ओनर का पैसा, ठीक है ना। तो बोरोड फंड 2 गुना, इक्विटी का पैसा 1 गुना, ठीक है ना। तो इस रेशियो में अगर आप रखेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, फाइनेंशियल लेवरेज का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने जाते जाते बोला था कि ये जो फाइनेंशियल लेवरेज है, ये जो आप दूसरों की कैश पे ऐश करते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब आप 1, 2 और 3 ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। 1, 2, 3 ये 3 कंडीशंस को अगर आप सेटिस्फाई करेंगे तब जाके ये बोला जाएगा कि आप फाइनेंशियल लेवरेज का एडवांटेज ले सकते हैं, मतलब आपका ईपीएस ज्यादा आएगा। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपको नुकसान होगा, दूसरों की कैश पे आपको नुकसान हो सकता है, आप उसकी नुकसान की भरपाई करने में आपको मजबूरी हासिल हो सकती है। लेकिन ये 3 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो फिर आप फाइनेंशियल लेवरेज का मजा ले सकते हैं। तो भैया ये 3 कंडीशन है क्या? ये 3 कंडीशन है क्या? तो 3 कंडीशन में से पहला कंडीशन सुनिएगा, योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिएगा,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आप कितना कमा रहे हैं. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट should be more than interest rate and dividend rate of preference share. देखिएगा देखिएगा क्या बोल रहा है. Your return on investment shall be more than interest rate and dividend rate, interest rate on debentures and dividend rate on preference share. On preference share देखिएगा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. ठीक है ना. मतलब क्या हुआ भैया, मतलब क्या हुआ, मतलब सुनिएगा. आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप अगर 40% कमा रहे हैं, अगर आप 40% कमा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 40%. आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है. योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शैल बी मोर देन इंटरेस्ट रेट. आप जो बोरोड कैपिटल ले रहे हैं ना, बोरोड फंड ले रहे हैं ना, किसी से बोरो कर रहे हैं ना पैसे, डिबेंचर्स, उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अपने एग्जांपल में प्रेफरेंस डिविडेंड 0 था, नहीं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फिक्स देना पड़ता है. डिविडेंड रेट उनका फिक्स होता है तो वो उनको भी देना पड़ता है. ठीक है ना. सो आप जो कमा रहे हैं वो ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू आप कितना खर्च कर रहे हैं. हेलो. आप जो कमा रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शैल बी मोर देन इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, राइट. इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है. तो आप जो पे कर रहे हैं, वो आप जो पे कर रहे हैं, ठीक है ना, आप जो पे कर रहे हैं वो कम होना चाहिए और आप जो कमा रहे हैं वो ज्यादा होना चाहिए. ठीक है ना. तभी आप दूसरों के कैश पे ऐश कर पाएंगे, दूसरों के कैश पे ऐश कर पाएंगे. ओके. अच्छा बोलता है भैया बिग बुल मूवी आया था, उसमें ये टॉपिक डिस्कस हुआ था. क्या बात है, बिग बुल मूवी आया था. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. नंबर वन कंडीशन है योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन योर इंटरेस्ट रेट ऑन डिवेंचर्स एंड डिविडेंड रेट ऑन प्रेफरेंस शेयर. पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, देयर मस्ट बी सफिशिएंट एंड रेगुलर कैश फ्लो. सफिशिएंट एंड रेगुलर कैश फ्लो. अब ये कैश फ्लो क्या होता है देखिएगा. देखिएगा कभी 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 आपके बिजनेस में कैशलेस इनकम आता है. कैशलेस इनकम. क्या बात है भैया. कैशलेस इनकम मतलब कमाई तो है पर लिक्विडिटी नहीं. कमाई तो है, लिक्विडिटी नहीं है. लिक्विडिटी नहीं है मतलब पैसा ब्लॉक है, पैसा ब्लॉक है. मतलब क्या हुआ, सेल्स तो हुआ है, सेल्स हुआ है. एक बार अकाउंटिंग में चलो मेरे साथ बच्चे, फाइनेंस की दुनिया में बैठे हुए हैं. अकाउंट्स के बिना आप जीवन अधूरा लगेगा आपको. फाइनेंस की दुनिया में अकाउंट्स के बिना जीवन अधूरा लगेगा. एक बार मेरे साथ चलो फ्लैशबैक में, चलो फ्लैशबैक में. सेल्स है, आहा आहा, दिख रहा है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, आहा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स दिख रहा है. हाँ भैया दिख रहा है, सेल्स है. वाओ, सेल्स है, परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, सब कुछ है. ठीक है ना. सेल्स है तो जीपी है, सेल्स है तो जीपी है. जीपी अच्छा खासा जीपी दिख रहा है. हाँ, पीएल में आ जाओ, पीएल में आ जाओ. अच्छा खासा जीपी दिख रहा है. ठीक है, पीएल में आ गया, पीएल में आया. इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहा है. नेट प्रॉफिट दिख रहा है, वाह वाह, नेट प्रॉफिट दिख रहा है, वाह वाह, नेट प्रॉफिट दिख रहा है. पैसा, बोला पैसा, बोला पैसा नहीं है. बोला भाई नेट प्रॉफिट कमाया ना तो पैसा कहाँ है. बोला नेट प्रॉफिट कमाया ना, पैसा कहाँ है. बोला अब नेट प्रॉफिट कमाया लेकिन पैसा तो नहीं है. बोला कैसे. बोला देखिए, देखिए जो सेल्स हुआ था ना वो मैक्सिमम सेल्स ना क्रेडिट सेल्स था, मैक्सिमम सेल्स क्रेडिट सेल्स था. जो थोड़ा मोड़का कैश सेल्स हुआ उससे हम थोड़ा मोड़का परचेज में कर लिए, थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो लगना था लग लुगा के. अब पैसा तो कुछ बचा नहीं है, ले दुआ के ये लीजिए 50,000 रुपया बचा. बोला भाई तेरा नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपया दिखा रहा है, तेरे पास 50,000 ही कैसे बचा, ताकि पैसा कहां है. बोला वो डेटर्स के अकाउंट में बुक्ड है. तो कैश फ्लो नहीं है. एक एग्जांपल मैंने आपको, बस एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिखाया
कि आपके बिजनेस में कैश उतना जल्दी रोटेट नहीं हो रहा है, कैश उतना जल्दी रोटेट नहीं हो रहा है। तो भैया कैश फ्लो क्यों चाहिए अपने को? अपने को फाइनेंशियल लेवरेज के लिए कैश फ्लो क्यों चाहिए? आपके बिजनेस में सफिशिएंट एंड रेगुलर कैश फ्लो होते रहना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज यूज करने के लिए आप दूसरों से पैसा उधार लेते हैं, बोरोड फंड पे ज्यादा स्ट्रेस लगाते हैं। अब आप बोरोड फंड पे अगर ज्यादा स्ट्रेस लगा रहे हैं, मेरे चार्ट को फॉलो करते रहिएगा, चार्ट को फॉलो करते रहेगा। अभी तक वो चार्ट आपके कॉपी में आ गया होगा। लास्ट डे जो हम एग्जांपल देके दिखाया था, वो एग्जांपल अभी तक आपके कॉपी में आ जाना चाहिए, अभी तक आपके कॉपी में आ जाना चाहिए, ठीक है ना? वो कॉपी को अगर आप फॉलो करेंगे, आप देखेंगे हम बोरोड फंड पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहे थे केस 1 में, बोरोड फंड पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहे थे। तो बोरोड फंड पे अगर आप ज्यादा स्ट्रेस देते हो, तो आप जानते हो ये डिबेंचर्स वाले को इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड देना ही पड़ता है, देना ही पड़ता है, ये लोग मांगता है, पैसा देना ही पड़ेगा। डिबेंचर्स वालों को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास पैसा हो चाहे नहीं हो, तुम लॉस इनकर कर रहे हो, फिर भी इनको तो देना ही पड़ेगा। दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर आपके पास कैश फ्लो ही नहीं रहेगा, अगर आपकी कंपनी में अच्छा कैश फ्लो नहीं रहेगा, तो आप उनको चुकाएंगे कैसे? आप उनको चुकाएंगे कैसे? आपको तो रेगुलर इंटरेस्ट पे करना है ना। अरे लोन का पैसा मान लो 10 साल बाद चुकाना है, लेकिन रेगुलर इंटरेस्ट को तो पेमेंट करना है, हर साल की साल इंटरेस्ट को पे करना है। आपके पास सफिशिएंट कैश फ्लो ही नहीं है, आपके पास सफिशिएंट कैश फ्लो ही नहीं है, तो आप चुकाएंगे कैसे? बात को समझे, चुकाएंगे कैसे? इसीलिए बोला कि कंडीशन नंबर 2, सफिशिएंट एंड रेगुलर कैश फ्लो होना आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट कंडीशन देखिएगा, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट होना चाहिए। अरे बाप रे, ये क्या हुआ भैया, ये क्या हुआ भैया? फिक्स्ड एसेट की कहानी कैसे आ गई बीच में? फिक्स्ड एसेट क्यों होना चाहिए हमारे पास? सुनो भाई साहब, दूसरों से उधार ले रहे हो पैसा, दूसरों से उधार ले रहे हो, मॉर्गेज तो रखना पड़ेगा ना, कोलैटरल सिक्योरिटी तो रखना पड़ेगा ना। तो अगर आपके पास फिक्स्ड एसेट होगा, तब ना आप उधार ले पाओगे, सिक्योरिटी रखना पड़ेगा ना। सिक्योरिटी रखने के लिए है क्या आपके पास? सिक्योरिटी रखने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो कोई तुमको दूसरा वाला पैसा नहीं देगा, कोई दूसरा पैसा नहीं देगा, तो फाइनेंशियल लेवरेज का मजा कैसे लोगे? तो मजा कैसे लोगे? बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? तो यू नीड टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, you need to have sufficient amount of fixed asset to offer as security, to offer as security। तो ये 3 कंडीशन 1 2 3 आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। what are the conditions to be satisfied to enjoy the benefits of trading on equity or financial leverage? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखते हैं तो ये तीनों कंडीशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या कंडीशंस है? सबसे पहले, योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन इंटरेस्ट रेट ऑन डिबेंचर्स एंड डिविडेंड रेट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। Number 2, there must be sufficient and regular cash flow. And number 3, you must have sufficient amount of fixed asset in your balance sheet to offer as security to the lenders। ठीक है ना? ठीक है ना? ओके, सुनिएगा, हम लोगों ने ये सिलसिला चालू कैसे किया? देखिए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दूसरों के कैश पे ऐश, ये एक टॉपिक था जो लास्ट डे शुरू हुआ था और आज यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। ठीक है ना? लास्ट डे शुरू हुआ था और आज यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। हम लोगों ने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला चीज जो शुरू किया था, वो कैसे शुरू किया था? व्हाट वाज द हेडिंग? व्हाट वाज द हेडिंग? द हेडिंग वाज, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस आप कितना पैसा बाहर से लेंगे। तो कैपिटल का मैंने आपको बताया था ना, कैपिटल का मतलब अपने फाइनेंस की दुनिया में, फाइनेंस की दुनिया में कैपिटल का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड। याद करिएगा बैलेंस शीट, याद करिएगा बैलेंस शीट मैंने कैसे बनवाया था, आपको ऐसा बैलेंस शीट बनाया था, यहां पर लिखा था सोर्सेज ऑफ फंड कहते हैं कि बिजनेस से पैसा कहां से आ रहा है, और इसे हम एप्लीकेशन ऑफ फंड कहते हैं। याद आ रहा है मेरे बच्चों को? याद आ रहा है तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिएगा, पैसा कहां कहां लग रहा है। ठीक है ना? एक बार थम्स अप दिखा दीजिएगा सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बच्चों को याद है तो ठीक है ना? ठीक है ना? तो कैपिटल अपने यहाँ पे अपने यही समझ रहे हैं कि कैपिटल मींस ये टोटल सोर्सेज ऑफ फंड के बारे में अपने बात करेंगे। ठीक है ना? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि कितना अपने को ओनर का पैसा रखना है,
और कितना अपने को बोरोड फंड रखना है। बेसिकली इसके ऊपर बात होगी, बेसिकली चर्चा होगी कि ओनर्स फंड कितना रखना है और बोरोड फंड कितना रखना है। तो सबसे पहला फैक्टर था फाइनेंशियल लेवरेज वाला, सबसे पहला फैक्टर था फाइनेंशियल लेवरेज वाला। तो फाइनेंशियल लेवरेज का मजा लेंगे ओ चचा, फाइनेंशियल लेवरेज का मजा लेंगे प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आप वो 1 2 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, आप वो 1 2 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 आप देखेंगे कंट्रोल, कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे हम लोग, कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे। कंट्रोल का मतलब क्या हुआ देखिएगा, अगर अगर जो कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं, प्रोमोटर्स मतलब जो स्टार्टिंग में कंपनी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह का काम करवा के जो इनिशिएट करते हैं कंपनी को स्टार्ट करवाते हैं, अगर वो लोग चाहते हैं कि कंपनी में और भी मालिक लोग घुसे और लोग भी कंपनी को कंट्रोल करें, क्योंकि मालिक घुसेगा तो वो वोटिंग पावर आएगा उसके पास, इक्विटी शेयर्स अगर वो इश्यू करते हैं, अगर वो और लोगों को लेके आते हैं मालिक, तो उन लोग के पास भी कंट्रोल आएगा। अगर वो चाहते हैं कि और लोग कंपनी का कंट्रोल ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि नहीं, कंट्रोल तो मेरे पास ही रहे, कंट्रोल मैं किसी को नहीं दूंगा, कंट्रोल मैं किसी को नहीं दूंगा, तो फिर आपको बोरोड फंड में ही जाना पड़ेगा। यहां पे लड़ाई किस बात की है, यहां पे लड़ाई है ओनर्स फंड की और बोरोड फंड की, यहां पे लड़ाई है ओनर्स फंड की और बोरोड फंड की, ओनर फंड और बोरोड फंड, ठीक है ना। लड़ाई इस बात की हो रही है। तो आप क्या लेना चाहेंगे, अगर आपको कंट्रोल रखना है, ओहो, कंट्रोल रखना है, छोड़ना नहीं है, किसी को देना नहीं है, तो आप बोरोड फंड पे जाइए। अगर आपको ठीक है, चलो यार कोई कंट्रोल ले लेगा, कोई कंट्रोल ले लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप ओनर्स फंड में चले जाइए। सिलेक्शन आपको करना है, बोरोड फंड का करना है कि ओनर्स फंड का करना है, तो सिलेक्शन आपको करना है। तो आप किस बारे में सोचेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट। तो अपने समझिए कि भैया कंट्रोल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको कंट्रोल अपने पास ही रखना है, किसी को देना नहीं है ना, ना ना मेरी कंपनी हम किसी को नहीं देंगे, हम किसी को नहीं देंगे, तो भैया बोरोड कैपिटल ले लो, क्योंकि वो बाहर का आदमी रहेगा, वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके पास कोई कंट्रोल नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है यार कंपनी है, सबकी होगी, जो है करे, तो आप ओनर्स फंड में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, नंबर 3 कॉस्ट, कॉस्ट। नाउ व्हाट इज दिस कॉस्ट, व्हाट इज दिस कॉस्ट। देखिए, बिजनेस, अगर हम कंपनी की बात करते हैं, अगर हम कंपनी की बात करते हैं, आप सबको पता है कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, करेक्ट। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, वो अपना एक आदमी है। अब आप मान के चलो, अब आप मान के चलो, देखो मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा सब कोई, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए ये कंपनी है, ठीक है, ओके, ये मेरी कंपनी है, वाह वाह भैया क्या कंपनी है, ठीक है, ये मेरी कंपनी है। अब हुआ यूं, अब हुआ यूं कि इसके पास पैसे देने वाले 2 लोग, ठीक है, पैसे इनको 2 लोग दे सकते, 1 2, ये है ओनर, मतलब कंपनी के मालिक लोग, और ये है आउटसाइडर, मतलब बोरोड फंड, ठीक है। इसका अपना आइडेंटिटी है, ये कंपनी है मेरी, ये कंपनी है, इसका अपना आइडेंटिटी है, इसका अपना आइडेंटिटी है, प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसका अपना आइडेंटिटी है। इनको ये 2 आदमी पैसे दे सकते हैं, ठीक है। भाई साहब, अगर इस आदमी के नजरिए से देखिए, तुम लोग कंपनी के नजर से देख रहे हैं ना, कंपनी के नजर से देख, कंपनी के नजर से देख, इस आदमी के नजरिए से देख, इस आदमी के नजरिए से देख, इसका अपना आइडेंटिटी है, इसका अपना आइडेंटिटी है। आप, मतलब ये आदमी ये जानता है कि ये मेरा मालिक है और ये आउटसाइडर, ये जानता है, और ये बात भी, ये सच्चाई को जानता है, ये सच्चाई को जानता है कि इस दुनिया में कोई भी आपको फ्री में पैसा नहीं देगा, कोई भी आपको फ्री में पैसा नहीं, ना ना, नो 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 भैया, ये तो मालिक है, ये तो मालिक है, ये इन्वेस्ट अगर कर रहा है अपने कंपनी में, ये मालिक है ना, ओनर है ना, ये इन्वेस्ट कर रहा है, ये बदले में क्या मांगेगा, तो प्रॉफिट ही मांगेगा, तो मांगा ना, मांगा ना,
अरे मालिक है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो प्रॉफिट मांगा ना, कुछ तो मांगा, कुछ तो मांगा। हराम में तो पैसा नहीं दिया कोई, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया तुमको पैसे। कोई ऐसे जीवन में कोई आदमी आपको लगा ऐसा कोई मालिक है बिजनेस को पैसे दे, हेलो बिजनेस, ये लो पैसा, ये लो पैसा, अच्छा मजा करो, मजा करो, मजा करो, ऐसे कोई देता है? कोई देता है? कोई भी मालिक अपने बिजनेस में ऐसे ही पैसा लगाता है, बहुत पैसा है, लो 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 लो, और उसके बाद जो करना है करो, ना 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 हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए जी, ये ले लो। ऐसा कोई मालिक इन्वेस्ट नहीं करता है। हर मालिक, हर मालिक जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बदले में तो लेगा, बदले में तो तुम भी लेगा। तुम तो आउटसाइडर है, अपना ही जब लिया तो तुम तो फिर भी बाहर का आदमी, तुम तो लेगा ही लेगा। अपना ही जब लिया है तो तुम तो बाहर का आदमी, तुम तो लेगा ही लेगा। फर्क क्या होता है, यहां पर ये लेता है डिविडेंड, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ये लेता है इंटरेस्ट। ये आउटसाइडर है ना, ये आउटसाइडर है ना, आउटसाइडर कोई पैसा लगाया बिजनेस में तो ब्याज लेगा, अरे वो तो ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा। और ये ओनर है, तो ये ओनर कोई ब्याज व्याज नहीं लेता है, लेकिन ये शेयर ऑफ प्रॉफिट लेता है। ये क्या लेता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड लेगा, डिविडेंड लेगा, जिसको हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट का एक हिस्सा, उसे अपने डिविडेंड कहते हैं। तो हिस्सा क्यों लेगा भैया, पूरा का पूरा क्यों नहीं लेगा? अरे बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे ना, तो हर आदमी को उसका हिस्सा मिलेगा, जिसे अपने डिविडेंड कहते हैं। हर आदमी को उसका हिस्सा मिलेगा, जिसे अपने डिविडेंड कहते हैं। तो इन लोग को डिविडेंड मिलता है, इन लोग को इंटरेस्ट मिलता है, इन लोग को डिविडेंड मिलता है, इन लोग को इंटरेस्ट मिलता है। अब बात ये आ रही है, बात ये आ रही है कि कॉस्ट किसका ज्यादा है, किसका कम है, किसका ज्यादा है, किसका कम है। तो मेरे बच्चों सुन लीजिएगा, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, और मैं अपने बच्चों को ना हर बार इस क्वेश्चन में उलझा देता हूं, कंफ्यूज कर देता हूं, इधर उधर घुमा घुमा के ऐसे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं सिखा रहा हूं, तो अभी आपको एकदम क्लियर है, अभी आपको एकदम क्लियर रहेगा। लेकिन थोड़े दिनों बाद, थोड़े दिनों बाद मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि बेटा, बेटा कॉस्टली कौन है? ओनर से पैसा लेना ज्यादा कॉस्टली है कि आउटसाइडर से पैसा लेना ज्यादा कॉस्टली है? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आइए मैं आपको पहले लॉजिकल रीजनिंग समझा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको फाइनली आंसर बताऊंगा कि किससे पैसा लेना ज्यादा कॉस्टली है। तो सुनिएगा मेरी बात। ओनर को डिविडेंड देना पड़ता है, विच इज प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट उसको देना पड़ता है। तो प्रॉफिट मान लीजिए 50% कमाया आपने, तो ओनर को 50% देना पड़ेगा। प्रॉफिट आपने 60% कमाया, तो ओनर को 60% देना पड़ेगा। प्रॉफिट आपने 90% कमाया, तो ओनर को 90% देना पड़ेगा। प्रॉफिट आपने 200% कमाया, तो ओनर को 200% देना पड़ेगा। जो कमाओगे सब देना पड़ेगा, जो कमाओगे वो सब देना पड़ेगा। तो ओनर से पैसा लेने का नतीजा देख रहे हो, कभी उसको 50% देना रहता है, कभी 60%, कभी 90, कभी 200% तक उसको देना पड़ जाता है। हाउ कॉस्टली, हाउ कॉस्टली। लेकिन डिविडेंड के, ये इंटरेस्ट के केस में, सॉरी, इंटरेस्ट के केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, 10% या 12% या वॉटेवर, एक फिक्स्ड रेट है। कोई भी रेट ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, 8 ले लो, जो भी लेना है ले लो, एक फिक्स्ड रेट है कि हाँ इतना ही लगेगा। आप अगर 200 कमाएंगे तो भी 10 लगेगा, आप 60 कमाएंगे तो भी 10 लगेगा, आप 50 कमाएंगे तो भी 10 ही लगेगा। तो बाकी तो बचेगा ना, बाकी तो बचेगा ना, बाकी तो बचेगा ना। तो अब मेरे बच्चे मेरे को बताएं, अब मेरे बच्चे मेरे को बताएं कि आपको देख के क्या लग रहा है, कॉस्टली ज्यादा कौन, कॉस्टली ज्यादा कौन है? बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, कॉस्टली ज्यादा कौन है? ठीक है ना? ओनर का पैसा कॉस्टली लग रहा है मेरे बच्चे को, ओनर का पैसा कॉस्टली लग रहा है मेरे बच्चों को, एकदम सही लग रहा है, एकदम सही लग रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को एक दूसरा नजरिया दिखाऊं, एक दूसरा नजरिया देखिए, एक दूसरा नजरिया देखिए। अरे रुको 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 बच्चा, बस जितना सवाल पूछता हूं उतना ही जवाब दिया करो ना, तुम्हें ज्यादा क्यों दे देता है? ठीक है ना? इसको तो 10% ही देना है, फिक्स्ड है। मान लो ना, मान लो, अजम्पशन फिक्स्ड है, जो भी रहेगा इसका फिक्स्ड है, ठीक है, इसका फिक्स्ड नहीं है। तो आप लोगों ने बोला ये ज्यादा कॉस्टली है क्योंकि 50 कमाएंगे तो 50, 60 कमाएंगे तो 60,
200 कमाएंगे तो 200, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको तो 10 ही देना पड़ेगा, इसको तो 10 ही देना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अब एक ऐसा केस है कि आपने मान लो सिर्फ 5% ही कमाया, आपने मान लो सिर्फ 8% ही कमाया, तब क्या होगा दादा? तब क्या होगा दादा? क्या होगा भाई साहब? क्या होगा? 5% कमा रहे, इसको तो 5% मिलेंगे, ये 10% लेके जा रहा है। इरादा बदल रहा है क्या तुम्हारा? इरादा बदल रहा है आप लोगों का? ज्यादा कॉस्टली कौन है? ज्यादा कॉस्टली कौन है? इरादा बदलने का मन कर रहा है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है ना? ठीक है ना? वाह भैया, बोलता है वो तो भैया अपने अपने किस्मत की बात है, वो तो अपने किस्मत की बात है, ठीक है ना? ठीक है ना? सुनिएगा, अगर आप इसे देखते हैं, इसे देखते हैं, तो आप ये कभी भी अज्यूम नहीं करेंगे कि हम 5% कमाते हैं। देखिएगा, प्रूडेंस, प्रूडेंस एक कंसेप्ट होता है, ठीक है? प्रूडेंस का मतलब है समझदारी, समझदारी। प्रूडेंट मीन्स एक समझदार, अ मैन विथ ब्रेन। कोई भी प्रूडेंट आदमी, कोई भी प्रूडेंट बिजनेसमैन ऐसा नहीं होगा जिसके बिजनेस में 8% की कमाई है और वो 10% पे ब्याज लेके खट रहा। हेलो, इट इज बाय लक, it is by luck only you can say, otherwise no prudent businessman is going to borrow funds at the cost of rupees 10% per annum, whereas he knows very well that his return on investment is only 8%. 8% कमाई पे 10% का ब्याज कोई लेता है? 8% कमाएंगे और 10% का हम ब्याज लेके बैठे हैं? बेवकूफ है क्या हम? तो जनरली ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसीलिए हमेशा ओनर्स फंड को ही कॉस्टली माना गया है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं ये कॉस्टली है, ये कॉस्टली है, दिस इज कॉस्टली, हेलो सर, दिस इज कॉस्टली, बट दिस इज मोर रिस्की, रिस्की है ये बहुत। सस्ता है पर रिस्क बहुत है, सस्ता है पर रिस्क बहुत है, रिस्क बहुत है। क्यों रिस्क बहुत है? अगर बिजनेस में लॉस हो गया, अगर बिजनेस में लॉस हो गया, फिर भी आपको देना पड़ेगा, फिर भी आपको देना पड़ेगा। यहां पर नहीं, महंगा है पर शांति का जीवन। बिजनेस सोचता है ये महंगा है पर शांति का जीवन है, क्योंकि अगर मान ले मेरे बिजनेस में कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, 0% प्रॉफिट, रादर आई से नेगेटिव प्रॉफिट, नेगेटिव प्रॉफिट हो गया, तो इसको नहीं देना पड़ेगा। नो नो नो, ये डिमांड नहीं करेगा मालिक। क्यों डिमांड करेगा? बिजनेस को जब फायदा नहीं हुआ तो मालिक डिमांड नहीं करेगा, लेकिन ये तो करेगा, ये तो करेगा। तो बाहर का आदमी ये तेरा दर्द क्यों सहेगा? आपका दर्द ये क्यों सुनेगा? ये तो करेगा, ये तो करेगा, समझ रहे? तो इसलिए ये आउटसाइडर वाले रिस्की होते हैं और ओनर्स वाले कॉस्टली होते हैं, ठीक है ना? तो ठीक है ना, आउटसाइडर वाले रिस्की होते हैं, ओनर्स वाले कॉस्टली होते हैं, ठीक है? ये तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर भी आपको सोच के चलना है, कॉस्ट वाला फैक्टर भी आपको सोच के चलना है, ठीक है ना? ठीक है ना? नाउ, नाउ लास्ट आप देखिएगा, कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन सही है तो आप जानते हैं कि आप डेब्ट फाइनेंसिंग कर सकते हैं। अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन सही है तो आप जानते हैं कि आप बोरोड फंड पे ज्यादा स्ट्रेस कर सकते हैं, तो आप बोरोड फंड के ऊपर जाएंगे। आप बोरोड फंड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस कर सकते हैं तो आप बोरोड फंड के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना? सो अगर आप देखिए 4 फैक्टर्स, देखिए आपको याद हो जाएगा, FCCC, FCCC, फाइनेंशियल लेवरेज, कंट्रोल, कॉस्ट, कैश फ्लो, ठीक है ना? FCC, फाइनेंशियल लेवरेज, कंट्रोल, कॉस्ट एंड कैश फ्लो, ठीक है ना? तो ये दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द कैपिटल स्ट्रक्चर।
दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, सो हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया अभी तक? हम लोगों ने डिस्कस किया कि फाइनेंसिंग किसे कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग किसे कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फिक्स्ड कैपिटल, एनएसपीपी याद होगा आप लोग को, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स वर्किंग कैपिटल, ये आपने पढ़ा था। फिर आपने पढ़ा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। उसमें आप लोगों ने फाइनेंशियल लेवरेज बोल के एक टॉपिक पढ़ा था बहुत अच्छा, जिसे मैंने आप लोग को बताया था कि दूसरों के कैश पे ऐश कैसे किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए आइए अब अपने अपनी जर्नी को एक नए फेज पर लेके चलते हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि कंपनी क्या क्या सोचेगी, उसे पैसा कहां कहां से चाहिए, कहां कहां लगेगा, ठीक है ना, मतलब कहां कहां पैसा लगेगा, कैसा कैसा पैसा चाहिए, ये हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। देखिएगा क्लास 11 के बच्चे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। क्लास 11 के बच्चे प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि सॉरी 12 12 12 सॉरी 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 क्लास 12 के बच्चे आप लोग, ओके ओके, क्लास 12 के बच्चे बड़े ध्यान से सुनिएगा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में मेरा ज्यादा फोकस रहेगा कंपनीज के केस में, आप लोग जिसे जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के केस में मेरे पास ज्यादा स्ट्रेस रहेगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के लिए, ठीक है ना। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस लगाएंगे, ठीक है। और सुनिएगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आप लोगों से पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल। मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाया है वो चीज, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें दो कैटेगरी है, आप जानते हैं ना, आप जानते हैं ना, फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल, राइट। सो कहीं ना कहीं इतना बोलने के बाद आप लोगों को ये एक अंदाजा जरूर हो गया होगा कि फिक्स कैपिटल हो गया लॉन्ग टर्म सोर्स और वर्किंग कैपिटल हो गया एक तरीके का शॉर्ट टर्म सोर्स, जिसको हम लोग सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं कि छोटे समय के लिए हमने को पैसा चाहिए, ठीक है। तो अब जरिया यही होगा कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी हम लोग इसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होगा लॉन्ग टर्म सोर्सेज, लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो हमें लंबे समय के लिए पैसा दे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, ठीक है। और दूसरा होगा शॉर्ट टर्म सोर्सेज जो हमें छोटे समय के लिए पैसा देगा, शॉर्ट टर्म सोर्सेज। एक होगा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, दूसरा होगा शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ठीक है ना। अब एग्जाम क्राइटेरिया के अगर हिसाब से देखें, अगर एग्जाम क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप देखते हैं, सिर्फ एग्जाम, अभी नॉलेज बिल्डिंग क्लास है तो मैं ज्यादा एग्जाम फोकस होकर बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अब क्या करें, बच्चे जितना भी नॉलेज गेन करते हैं उनको यही लगता है कि भैया एग्जाम में नंबर अच्छा आ जाए, बस इतना ही है। तो ठीक है, बीच बीच में एग्जाम के ऊपर टिप्पणी कर देता हूं, लेकिन मेरा मानना यही है कि काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो झक मार के तुम्हारे पीछे आ जाएगी, ठीक है ना। जस्ट गो फॉर द नॉलेज, मार्क्स विल कम ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। मार्क्स आर जस्ट द की टू, मतलब मार्क्स क्या होता है ना, आपको सिर्फ मतलब इंटरव्यू तक पहुंचा सकता है, इंटरव्यू पास करने के लिए नॉलेज का जरूरत है। आई होप, देखिए ये मेरे मोटिवेशन वाली क्लासेस में आप लोग को इस चीज के बारे में मैं ज्यादा ज्ञान दूंगा, अभी मैं ज्यादा फोकस नहीं, बस एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, मार्क्स आपको इंटरव्यू तक पहुंचा सकता है, इंटरव्यू पास करने में मदद नहीं करेगा मार्क्स। मार्क्स इंटरव्यू पास आपको सिर्फ नॉलेज करवा सकता है, मार्क्स इंटरव्यू पास नहीं करवाता, इंटरव्यू तक पहुंचा सकता है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, आप हमको व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको डिटेल में इसके बारे में समझाएंगे कि क्या बोलना क्या चाहते हो, भैया चाहते क्या हो, पढ़ाई करें कि नहीं करें। ऑब्वियसली पढ़ाई करना है क्योंकि नॉलेज पढ़ाई से ही मिलेगा, ठीक है ना। ओके सुनिएगा, सो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब लंबे समय के लिए पैसा आपको चाहिए तो लॉन्ग टर्म सोर्स में चले जाइए, छोटे समय के लिए पैसा चाहिए तो शॉर्ट टर्म सोर्स में चले जाइए। अब लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में अगर आप देखते हैं तो क्या क्या आपके पास जरिया है, व्हाट आर द सोर्सेस जो लंबे समय तक आपको पैसा देता है। सबसे पहले इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर जो एक्चुअली में ओनर होता है, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर देखिएगा, ये दोनों दोनों दो रकम के शेयर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद है रिटेन्ड अर्निंग जिसे आप रिजर्व्स के नाम से जानते हैं, जिसे आप रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम से जानते हैं, उन्हें हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, सेल्फ सेल्फ कैपिटल भी कहा जाता है इसे। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर पे है डिबेंचर्स, डिबेंचर्स सॉरी
डिबेंचर्स, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, डिबेंचर। उसके बाद आप ले सकते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आप किसी से लॉन्ग टर्म बेसिस पे लोन्स या एडवांस ले लिए हैं, ठीक है ना। ये 5 कैटेगरी के आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड फाइनेंस, ठीक है ना, एडवांस। ओके, अब इधर में आ जाइए, शॉर्ट टर्म में अगर अपने आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज में अगर अपने आ जाते हैं, तो यहां पर है पब्लिक डिपॉजिट ले लीजिए, पब्लिक डिपॉजिट ले लीजिए। यहां पर आप ले लीजिए बैंक ओडी की भी फैसिलिटी मिल जाती है। यहां पे आप ले लीजिए कॉमर्शियल पेपर भी चलता है, कॉमर्शियल पेपर भी चलता है, ठीक है ना। यहां पे आप ले लीजिए शॉर्ट टर्म लोन ले लीजिए बैंक से, शॉर्ट टर्म कॉमर्शियल लोन, कॉमर्शियल लोन भी बैंक वाले दे देते हैं, 2 महीना 3 महीने के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो मिल जाता है बैंक से, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे मोटे आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो हमारा ज्यादा फोकस जिसे हम कहेंगे, मेजर फोकस जो मेरा रहेगा डिस्कशन पे आज, वो रहेगा लॉन्ग टर्म सोर्सेज पे, वो रहेगा लॉन्ग टर्म सोर्सेज पे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए आइए, आप लोगों ने देख लिया क्या क्या है लॉन्ग टर्म सोर्सेज में, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इन डिटेल तो मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इन डिटेल उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ना नॉलेज बिल्डिंग के लिए हिसाब से कि ओवरव्यू बच्चे को मिल जाए, एग्जाम में बच्चा बैठने वाला है, किसी भी तरीके से बच्चे को पास करना है, तो एक ओवरव्यू मिल जाए, उसी के लिए मैं आपके साथ अभी डिस्कशन करने वाला हूं ऑन लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। नाउ नाउ प्लीज सी, प्लीज सी, अगर हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करें, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, तो सबसे पहला उसमें आता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर, देखिए मैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को एक साथ लेके चलता हूं, इक्विटी शेयर और यहां पे अपने लेके चलते हैं प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, देखिएगा सिंपल सा बात है भैया, इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। दोनों ही शेयर होल्डर है, दोनों ही मालिक है। कंपनी के केस में आप जानते हैं कि कंपनी का मालिक कौन होता है, शेयर होल्डर। कंपनी का मालिक कौन है, शेयर होल्डर। हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर। तो ये भी इक्विटी शेयर है, ये भी प्रेफरेंस शेयर है। तो शेयर है तो इतना तो समझ में आ गया कि दोनों मालिक है। बहुत सारे बच्चों के बीच में ये कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन रहता है। और क्या होता है ना कि टीचर रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि बच्चों के बीच में ये कभी कभी एक भावना आ जाती है, भावना आती है, ये बच्चों के बीच में आ रहा है, टीचर का ऐसा कोई कहना नहीं है, लेकिन बच्चे ये सोच लेते हैं इक्विटी शेयर मालिक है, प्रेफरेंस शेयर मालिक नहीं। देखिए टेक्निकल बात करें तो आप गलत हैं। बोथ आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, both are the owners of the company, but 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 preference shareholder enjoys certain preferences, enjoy preferences, ठीक है, ठीक है भैया। कौन कौन से प्रेफरेंस एंजॉय करता है, सबसे पहले डिविडेंड के केस में, डिविडेंड के केस में इनका जो डिविडेंड होता है वो जनरली फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है और वो क्यूमुलेटिव नेचर का होता है, क्यूमुलेटिव नेचर का नेचर होता है, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव नेचर होता है। क्यूमुलेटिव नेचर मतलब क्या हुआ कि डिविडेंड एक तो फिक्स्ड है और दूसरा इस साल अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाई तो नहीं देगी। हेलो, कैसे देगी? अरे भैया आप जाति के तो मालिक है ना, अभी अभी अंकित भैया ने सिखाया ना, ये भी ओनर है, ये भी ओनर है, दोनों ओनर है, तो जाति के तो मालिक हुए ना। अब हम कमाई नहीं है, कंपनी के पास कमाई नहीं आई है, तो आपको कैसे देंगे भैया, कैसे देंगे भैया? तो ये लोग भी क्या है ना, ढिट्टा मालिक है। ढिट्टा मालिक समझते हैं, ढिट्टा मतलब कोई बात नहीं, इस बार नहीं कमाया ना, अगली बार दे देना, अगली बार इस बार का भी देना और अगली बार का जो होगा वो भी देना। मतलब समझ ना तुम लोग, कभी कभी होता है ना, अच्छा इस महीने का फीस नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, अगले महीने का फीस के साथ इस महीने का भी दे देना, मतलब अगले महीना 2 महीने का दे देना, ठीक है ना। ये लोग वैसा ही है, ये लोग वैसा ही है। तो प्रेफरेंस मिला ना, प्रेफरेंस मिला ना। डिविडेंड एक तो इन लोग को पहले मिलता है
इक्विटी शेयर के पहले मिलता है। अगर आप मेरा फाइनेंशियल लेवरेज वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप समझे होंगे कि टैट आने के बाद, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैट आने के बाद मैंने माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड किया था। फिर फिर निकला था पफेश, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है ना, फिर निकला था पफेश। तो सुनिएगा, तो एक तो इन लोगों को डिविडेंड पहले मिलता है, दूसरा at the time of winding up, at the time of winding up, at the time of winding up, ये लोग को पहले पैसा मिल जाता है। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ये लोग को पहले पैसा मिल जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ पहले पैसा मिल जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ पहले पैसा मिल जाता है, वाइंडिंग अप इन लोग को पहले पैसा मिलता है, बाद में इक्विटी शेयर को मिलता है। ये कैसा भेदभाव हुआ, ये भी मालिक है, हम भी मालिक है, इसको पहले पैसा क्यों दे रहा है? प्रेफरेंस, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मिल रहा है इसको, इसको पहले देंगे, इसको बाद में देंगे। तो अब इतना जब हम बोल दिए हैं कि इन लोग को पहले इज्जत मिल रहा है, इन लोग को पहले इज्जत मिल रहा है, तो बच्चे लोग ना 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 यही अच्छा है, ना 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 यही अच्छा है। लेकिन दुनिया क्यों बोलती है कि इक्विटी शेयर ही असली में मालिक है? मालिक दोनों ही है, मालिक दोनों ही है, बोथ आर द ओनर्स, बोथ आर शेयर होल्डर्स, बोथ आर ओनर्स। इसके पास जो सबसे भयानक चीज जो है ना, सबसे भयानक चीज जो इसके पास है ना, वो है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स जो इसके पास नहीं है, नो वोटिंग राइट्स, नो वोटिंग राइट्स, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। ये सबसे ज्यादा भयानक एडवांटेज पे लेके जीत जाता है। मतलब इतने देर से ये आगे चल रहा था, डिविडेंड मेरे को पहले मिलेगा, बाइंडिंग ऑफ पैसा मेरे को पैसा पहले मिलेगा, लोगों को लग रहा था ये है, ये एक बॉल में छक्का मारा खत्म, एक बॉल में छक्का मारा, वोटिंग राइट्स है मेरे पास। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, तुम्हारी घर में चलती नहीं है, चलती तुम्हारी लुगाई की है। समझिए बात को, फील करने का कोशिश। आप लोग बच्चे हैं, अभी क्या समझेंगे, कोई बात नहीं है, हमारा भी शादी नहीं हुआ है, लेकिन हम दूसरों का देख के ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल्स में आप लोगों ने सीखा ना, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से। हमने भी एक प्रिंसिपल बनाया ऑब्जर्व कर करके, ठीक है ना। जब चलती तुम्हारी कुछ नहीं तो तुम घर के काहे के मालिक यार, चलनी तुम्हारी लुगाई की है। कहते हैं खाना मुझे पहले परोसती है, बाद में खुद खाती है, डिविडेंड पहले मुझे मिलता है। वाइंडिंग अप के समय कोई भी घर में पूजा पाठ कुछ भी होता है, पहले मुझे बुलाया जाता है, बाद में मेरी बीवी को बुलाया जाता है। बीवी ने एक ही बात बोला, ठीक है सब कुछ तुम्हें पहले मिलता होगा, लेकिन घर में राज मेरा चलता है, आप बोलो मालिक कौन है। ठीक है ना, बहुत ही घटिया एग्जाम्पल है, बहुत ही घटिया एग्जाम्पल है, मेरे को पता है बच्चे, अब हंसो मत बेटा, हंसो मत, हम समझ गए, तुम समझ गए हो, ठीक है ना, ठीक है ना। बोली राज मेरा चलता है, कोई भी डिसीजन होगा ना हम लेंगे, कोई भी डिसीजन होगा ना हम लेंगे, ये सब कुछ पहले पहले, ये बाद में ठीक है, ठीक है, चलता है, चलता है, चलता है, ठीक है ना, लेकिन डिसीजन घर का सारा हम लेंगे। तो अब एक बात बताइए, मालिक कौन लगा आप? मतलब प्रूडेंट माइंड से सोचिएगा, मालिक कौन है? अरे भैया जब डिसीजन तुम ले रहे हो तो इसको खाना देना कितना है वो भी तो तुम्हारे हाथ में है। मतलब बहुत ही मजा जा रहा है, मतलब ठीक है, एकदम 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 सिंपल ले, एकदम सिंपल ले, इसको कितना डिविडेंड देना है कितना नहीं देना है वो फैसला भी तो यही कर रही है, मतलब इक्विटी वाला ही कर रहा है ना, सारा डिसीजन मेकिंग पावर इसके पास है। वोटिंग राइट्स मतलब समझते हैं ना, वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स मतलब क्या हुआ? डिसीजन मेकिंग पावर। कंपनी का कोई भी बड़ा फैसला होगा तो कंपनी तो आपको पता है शेयर होल्डर्स लोग से बनी हुई है, बहुत सारे लोग हैं, तो जो लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, तो किसका बात, तो बोला वोट करिए, वोट करिए, तो वोट जिसका मेजोरिटी होगा वही डिसीजन लिया जाएगा, जिसका मेजोरिटी होगा वही डिसीजन लिया जाएगा। तो भाई मेजोरिटी डिसीजन लेने के लिए मेजोरिटी होना पड़ेगा, मेजोरिटी होने के लिए वोटिंग करना पड़ेगा, डिसीजन लेने के लिए मेजोरिटी होना पड़ेगा, मेजोरिटी करने के लिए वोटिंग देना पड़ेगा। इन लोग के पास वोटिंग राइट ही नहीं है, तो लोग क्या डिसीजन में पार्टिसिपेट करेगा, ये लोग क्या डिसीजन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना। इन लोग के पास ही वोटिंग राइट है, बात समझ रहे हैं क्या? ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना।
ठीक है ना? बच्चा बोलता है भैया बाप बाप ही होता है, ठीक है? चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए। इसीलिए इसीलिए लोग कहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ऐसा कुछ नहीं है कि दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। टेक्निकली अगर देखा जाए तो बोथ द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के पास ये थोड़ा-सा अपना एक प्रिविलेज रहता है, उनके पास वोटिंग राइट्स रहता है। इनके पास वो प्रिविलेज नहीं, इनका प्रेफरेंस है, इनके पास प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस है इनके पास। ठीक है ना? ठीक है ना? अब आप लोग एक चीज देख रहे हैं, आप लोग एक चीज देख रहे हैं, ये ओनर भी है, ओनर भी है, और इसका रेट ऑफ अर्निंग भी फिक्स्ड है। मतलब अगर देखा जाए ना तो ये हाइब्रिड सिक्योरिटी कहते हैं इसे, हाइब्रिड, हाइब्रिड है ये, हाइब्रिड। हाइब्रिड बोले तो इसमें दोनों का है, दोनों दोनों इक्विटी का भी कैरेक्टरिस्टिक है, इक्विटी का भी है, और डिबेंचर का भी है। डिबेंचर मतलब समझते हैं? डिबेंचर जो बाहर वाला आदमी, बाहर वाला आदमी होता है ना, बाहर वाला। बाहर वाला क्या होता है? देखिए, एक कहावत है कि वो अपने अपने हैं, अपने अपने, ये पूरा पूरा अपना अपना है। और ये जो है ना, ये अपना पराया है, अपना पराया। अपना पराया मतलब इसमें अपनों का कैरेक्टरिस्टिक भी है, ये मालिक है। इसमें पराया लोग का भी कैरेक्टरिस्टिक है। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड लेगा ही लेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो बोलेगा कोई बात नहीं, अगले साल दे देना, अगले साल दे देना, लेकिन देना, देना, देना फिक्स रेट है, बोला वो देना। तो आप क्या समझे? अपना भी है, पराया भी है, हाइब्रिड टाइप का आदमी है, समझा ना? तुम्हारा एकदम फिक्स जेस्चर नहीं है, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है ना? हाइब्रिड टाइप का, हाइब्रिड। इक्विटी का भी थोड़ा थोड़ा अंश है, और थोड़ा थोड़ा डिबेंचर का भी अंश है, तो इसे हम लोग हाइब्रिड सिक्योरिटी कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमसे क्वेश्चन अगर पूछ लेगा हाइब्रिड सिक्योरिटी किसे कहता है, तो बोले ले अंकित भैया ने तो कोई इसके बारे में जिक्र ही नहीं किया था। हाइब्रिड अंकित भैया बोले इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हाइब्रिड कहां से आ गया? ये रहा हाइब्रिड हमारे बीच में। हाइब्रिड दोगला टाइप का आदमी है, दोगला। हाइब्रिड मतलब समझ ना, हाइब्रिड, हाइब्रिड समझते हैं ना आप? हाइब्रिड दोगला, ये है, ये है। ठीक है ना? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा एक सवाल जो बड़ा प्यारा से बनता है, वो है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी एक अच्छा सवाल है, लेकिन क्या हो गया ना, ये बहुत ही ज्यादा इन डिटेल वाली बात हो गई। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये बहुत ही ज्यादा इन डिटेल वाली बात हो गई, तो ये मैं आपको जब अपना रेगुलर क्लास होगा ना, जब रेगुलर क्लास हम कराएंगे, तो उसमें आपको हम कराएंगे ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में। ठीक है ना? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम आपको रेगुलर क्लास के बारे में कराएंगे। अब ये हो गया आपका इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो ये जो आप लोग किए ना, ठीक है ना, ये जो आप लोग किए हैं ना, वो उसके लिए हम आपको बोलेंगे कि आपके पास ना एक सवाल और आ गया, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों के पास आ गया। नाउ नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। अब ये रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है देखिएगा, इसको ना सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ फाइनेंसिंग। सेल्फ फाइनेंसिंग, ये क्या है? क्या होता क्या है भैया? अरे होता क्या है भैया? सुनो 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 सुनो, ये रहा कंपनी, मेरी कंपनी तैयार है, देख लीजिए भैया, छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। ये मेरी कंपनी है, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, आ गई मेरी कंपनी रेडी होके आपके सामने, मेरी कंपनी है। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, कंपनी को पैसा मिल रहा है, ठीक है, ओनर से पैसा मिल रहा है, मान लीजिए ओनर से पैसा मिल रहा है, ठीक है, ओनर से ही बात करते हैं, ओनर से पैसा मिल रहा है, कंपनी को बदले में ओनर को देना है, डिविडेंड देता है ना, डिविडेंड देता है ना, डिविडेंड देता है ना। ओनर से पैसा आया, डिविडेंड गया, वो पैसा आया, डिविडेंड गया। देख रहा है कि नहीं देख रहा है तुम लोग? सुन लो बेटा, बहुत काम की बातें हैं, बहुत काम की बातें, एग्जाम में ना बहुत हेल्प करेगा अगर समझ के कर रहे हो। अगर लग रहा है कि हाँ मूवी चल रहा है, इंजॉय करेंगे, बीच बीच में भैया डायलॉग मारते हैं ना, तो बोलेंगे वाह वाह, स्क्रिप्ट में क्या डायलॉग लिखा है। वैसा नहीं है बेटा, ब्रेन लगाना, हाँ ब्रेन लगाना। फाइनेंस की बात हो रही है, ठीक है ना?
पैसों रुपए की बात में बारे में बात हो रही, थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू। सुनिएगा, ओनर पैसा लगाता है, कंपनी उसको बदले में डिविडेंड भी देता है, ठीक है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट। कंपनी बोला कि देख भाई ओनर, तू पैसा लगाया ना, तू पैसा लगाया 100 करोड़, 100 करोड़ पैसा लगाया है, 100 करोड़ दिए हैं मैंने, वेरी गुड। मैंने 100 करोड़ के साथ इन्वेस्टमेंट किया और बदले में मैंने 20 करोड़ और कमाए। वाह भैया वाह, क्या बात है, मैंने 20 करोड़ और कमा लिए, 120 करोड़ हो गया मेरे पास। अब ये 20 करोड़ तो मेरे को देना है ना, ये 20 करोड़ तो मेरे को देना है ना डिविडेंड के तौर पे, 20 करोड़ तो देना है ना मेरे को डिविडेंड के तौर पे। अरे भैया 100 करोड़, अरे वो तो रहेगा ही, वो तो फिर लगाएंगे ना अगले साल, वो तो फिर लगाएंगे ना। ये तो मेरा इन्वेस्ट हो गया, ये तो मेरा इन्वेस्ट हो गया, ये इन्वेस्ट करने से मैंने 20 करोड़ कमाए। देख लो, डायग्राम को फॉलो करो, ओए डायग्राम को फॉलो करो। देखो 100 करोड़ लगाए, आपने मुझे 100 करोड़ दिया, मैंने इन्वेस्ट किया, ये इन्वेस्ट करने से मैंने 20 करोड़ कमाए, ये जो मेरी कमाई है वो तो मेरे को आपको देना है एज ए डिविडेंड। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू, आई विल रिटेन दिस, रख लूंगा मैं। हमारे बापूजी का पैसा है क्या रख लेंगे? नहीं नहीं सर, आप ही का पैसा है, आप ही का पैसा है, लेकिन मालिक, मालिक मेरे माई बाप, सुनिए ना, सुनिए ना, हमको ग्रो करना है, हमको ग्रो करना है, एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे मिलने वाला है माई बाप, समझिए, समझिए, हमको ग्रो करना है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है ना, है ना, पैसा का दरकार है, कौन देगा? आप ही देंगे, आप ही देंगे। अरे ये पैसा आपको मिलने वाला है और मुझे आप ही से पैसा चाहिए, मैं इसको रिटेन कर लूं प्लीज, मैं इसको रिटेन कर लूं प्लीज, प्लीज रिटेन कर लूं, रख लूं अपने पास। अरे आप ही का है, पहले हम आपको देंगे, फिर बोलेंगे नया प्रोजेक्ट आ रहा पैसा दीजिए, तो फिर आप मेरे को वापस देंगे। इससे बेहतर है कि मैं इसी को रिटेन करके रख लूं ना, इससे बेहतर है कि मैं इसी को रिटेन करके रख लूं ना। बोलिए कैसा लगा मेरा आइडिया, कैसा लगा मेरा आइडिया? तो इसने क्या किया, इसको रिटेन कर लिया। तो अगली बार जो ये इन्वेस्ट करेगा, अगली बार जो ये इन्वेस्ट करेगा, ये 120 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। देखो कंपनी के पास 120 करोड़ रुपए आ गए, अब वो 120 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, इसी को कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग, इसी को कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। मालिक का पैसा है, लॉन्ग टर्म रहेगा, मालिक का पैसा है, लॉन्ग टर्म रहेगा, मालिक का पैसा, मालिक लोग क्या है, जब तक है जान तब तक है, ठीक है ना, जब तक मालिक लोग है तब तक है, तो लॉन्ग टर्म ही रहेगा, लॉन्ग टर्म ही रहेगा। ये भी 20 करोड़, देखो ये भी मालिक का पैसा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, मालिक का पैसा, लॉन्ग टर्म रहेगा, ठीक है। ये भी मालिक का पैसा, रिटेन अर्निंग भी मालिक का पैसा, अब मेरे पास ही है, हम इसको फाइनेंसिंग की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, हम अपने फाइनेंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो हुआ ना, सोर्स ऑफ फाइनेंस भी हुआ, लॉन्ग टर्म भी हुआ, तो बोलो ना, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हुआ ना, सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं हुआ। अरे मालिक ही तुमको दिया है तो मालिक का पैसा, लेकिन मालिक भी तो तुमको दिया ना। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवाइंड करो फिर से देखो, समझ में आएगा, थोड़ा सा रिवाइंड करो फिर से देखो, समझ में आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो रिवाइंड करो फिर से समझो, तो 120 करोड़ रुपया आ गया इसके पास, 120। तो रिटेन्ड अर्निंग को हम लोग सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग क्यों बोलते हैं कि ये जो 20 करोड़ रुपया है ना, ये कंपनी ने खुद ने पैदा किया। कंपनी ने कैसे पैदा किया भैया, ये तो मालिक का पैसा है ना। नहीं, सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ, क्या हुआ, सेल्फ फाइनेंसिंग क्यों बोलते हैं वो मैं समझा रहा हूं। 100 करोड़ इन्वेस्ट किया, पहले 100 करोड़ इन्वेस्ट किया, उसी से ना 20 करोड़ कमाया, ठीक है मालिक का है, लेकिन कमाया तो कंपनी ने ना, कमाया तो कंपनी ने ना। अब कंपनी अपने मन में राजी हो जाता, आहा मैंने कमाया है, मैंने कमाया है, अगली बार फिर ये खुद ही लगा रहा है, ये 20 करोड़ रुपया लगा रहा है, तो कंपनी सोचता आहा मेरा कमाया हुआ पैसा लग रहा है, मेरा कमाया हुआ पैसा लग रहा है, सेल्फ फाइनेंसिंग,
सेल्फ फाइनेंसिंग, कंपनी अपने मन में सोच रहा है, सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग है, रिटेन्ड अर्निंग, अरे मालिक लोग का पैसा है, मालिक लोग का ही पैसा है, लेकिन कंपनी सोचता है ना 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 ना, मैंने सेल्फ फाइनेंसिंग किया, ठीक है, राजी, राजी, सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। डिबेंचर्स के बारे में देखिए, डिबेंचर्स के केस में आपके अकाउंट्स वाले टीचर ने अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स जब पढ़ाया होगा तो बहुत अच्छे से बताया होगा डिबेंचर्स क्या होता है, ठीक है ना, एक तरह का बॉन्ड होता है, ठीक है, बॉन्ड कह सकते हैं अपने, बॉन्ड होता है कि कंपनी है, कंपनी को जब बाहर वाले पैसा देते हैं, कंपनी को जब बाहर वाले पैसा दे रहे हैं, आउटसाइडर्स लोग पैसा दे रहे हैं, तो कंपनी क्या करती है ना, एक बॉन्ड पे साइन करके इसको दे देती है, एक बॉन्ड पे साइन करके इसको दे देती है, उस बॉन्ड का नाम है डिबेंचर्स। उस बॉन्ड में क्या लिखा रहता है, उस बॉन्ड में लिखा रहता है, उस बॉन्ड में लिखा रहता है कि कितना परसेंट ब्याज होगा, कब हम तुमको वापस करेंगे, सिक्योरिटी क्या है, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है, ठीक है। तो डिबेंचर्स में आपने अकाउंट टीचर से जो सीखा होगा वही सेम बात है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है। इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है जो मैं आपको रेगुलर क्लास में कराऊंगा, वो है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, वो है टाइप्स ऑफ डिबेंचर, जो मैं आपको रेगुलर क्लास में पढ़ाऊंगा, वो इन डेप्थ स्टडी के लिए काम आएगा आपको, ठीक है ना, बड़ा सिंपल सिंपल लेक्चर है, उसके ऊपर अपने काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग फॉर बैंक इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, एनबीएफसीज वगैरह वगैरह वगैरह, वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, उसके लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, बैंक से अगर आप लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ले रहे हैं तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म सोर्स, ठीक है ना। ओके ना, अब देखिएगा, शेयर्स वाला जो मैंने कराया था ना, सॉरी मैं एक पॉइंट भूल गया था, शेयर्स में ना टाइप्स ऑफ शेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विटी, इक्विटी टाइप्स ऑफ शेयर्स में अगर आप देखें तो आपने इक्विटी शेयर के बारे में पढ़ा, इक्विटी शेयर के बारे में पढ़ा, आपने प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ा, ये तो बहुत इजी है, मैंने आपको बहुत आराम से करा दिया, ठीक है ना। इन सबका बात, इन सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग है, जो आपको करना है, जो एग्जाम में आता है, वो ये चार शेयर, वो ये चार टाइप के शेयर्स क्या क्या है, देखिएगा, देखिएगा सबसे पहले राइट इशू, भैया ये शेयर नहीं है, नहीं ये अलग टॉपिक है, लेकिन शेयर्स के अंदर ही आएंगे, टाइप्स ऑफ शेयर्स मैं नहीं बोलूंगा, शेयर्स वाले टॉपिक के अंदर आपको इक्विटी शेयर तो करना ही है, उसके अलावा राइट इशू, बोनस शेयर्स, स्वेट इक्विटी और ईसॉप, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये आपको करना है। देखिए इसके बारे में मैं आपको एकदम ब्रीफ में आइडिया दे दूं, एकदम जितना जितना छोटे में हो सकता है उतने छोटे में मैं आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं। इन डिटेल वाली जो पढ़ाई आपको पता है कि मैं क्लास में कराऊं, क्योंकि आज नॉलेज बिल्डिंग क्लास है, मेरे को बच्चों को सिर्फ नॉलेज देना है, एक समराइज रूप में इस चैप्टर को करवाना है, इसीलिए सुनिएगा। राइट इशू क्या होता है, कंपनी कभी कभी, कभी कभी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट देती है, एक राइट देती है, कंपनी को फाइनेंस की जरूरत है, फंड रेज करने का बात है, ठीक है, और कंपनी के पास क्या है ना, कंपनी के पास क्या है ना, ज्यादा मतलब कैश फ्लो नहीं है, ठीक है, मतलब कंपनी को कुछ पैसे डिक्लेयर करने हैं डिविडेंड के तौर पे, सॉरी, कंपनी को कुछ पैसे डिक्लेयर करने हैं डिविडेंड के तौर पे, ठीक है, लेकिन कंपनी के पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं है और कंपनी को थोड़ा सा फाइनेंस भी चाहिए, बोथ साइड है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दे देती, राइट, राइट देती है, हक देती है, ठीक है, और बोलती है कि मार्केट में मतलब फाइनेंस स्टॉक मार्केट में शेयर्स 120 के भाव में मिल रहा है, ये मार्केट प्राइस, ठीक है, मैं आप लोगों को ये राइट देती हूं कि आप 80 रुपए में मेरे से खरीद लो। आप समझ रहे हैं कंपनी क्या कर रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, 80 रुपए में आप मेरे से खरीद लो, मार्केट प्राइस 120 चल रहा है, तो समझदार शेयर होल्डर क्या करता है, समझदार शेयर होल्डर क्या करता है, 80 रुपए में खरीद लेगा, मार्केट में 120 में बेच देगा, 80 में खरीद लेगा, 120 में बेच देगा। तो एक बच्चा पूछा भैया सभी को ये काम कर सकते हैं, नो, ओनली टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स,
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास ये राइट आता है, और ये राइट जो है ना ये ट्रांसफरेबल भी है, ट्रांसफरेबल भी है, ठीक है ना। आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। ट्रांसफरेबल भी मतलब आप अपना राइट किसी और को बेच सकते हैं। आप जैसे शेयर होल्डर है तो आपको ये अधिकार मिला है, तो आप अपना ये अधिकार किसी को बेच दीजिए। जैसे आपको 80 रुपए का अधिकार मिला है तो आप किसी आदमी को 100 रुपए में बेच दीजिए, 100 रुपए में बेच दीजिए, तो क्या होगा, वो आदमी आपको 100 रुपए देगा, ठीक है, 100 रुपए देगा, ठीक है। आप 100 रुपए में बेच दिया, आपके पास 100 रुपए आ गया, ठीक है, ठीक है। अब वो आदमी क्या करेगा, आपने 80 रुपए में लेके 100 रुपए में उसको दे दिया, ठीक है, वो आदमी क्या करेगा, 120 में बेच देगा, 120 में बेच देगा। तो आपको भी 20 रुपए की कमाई हो गई, उस आदमी को भी 20 रुपए की कमाई होगी। ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसके बारे में हम लोग ना डिटेल में अपनी क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको राइट इशू के बारे में क्या जानना है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि कंपनी आपको राइट देती है कि मार्केट प्राइस से कम दाम में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर शेयर्स खरीद सकते हैं। मोट में अगर समझा जाए तो यही होता है राइट इशू। बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, कंपनी के पास वही शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो। डिविडेंड देना है, डिविडेंड देना है लेकिन पैसा नहीं है, डिविडेंड देना है लेकिन पैसा नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर दे देती है। मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर देती है विदाउट कंसिडरेशन, शेयर्स इशू कर देती है विदाउट कंसिडरेशन। मतलब आपको शेयर दे देगी, आपके पास 10 शेयर है मान लीजिए, और कंपनी ने डिसाइड किया है कि जो भी 5 शेयर होल्ड करता होगा उसको हम एक बोनस दे देंगे, ठीक है। ऐसे एक रेशियो लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी 5 शेयर होल्ड करता होगा उसको हम एक बोनस देंगे, ठीक है। आपके पास 10 शेयर है, ठीक है, आपने 10 शेयर का पैसा दिया, आपने 10 शेयर का पैसा दिया तो कंपनी ने आपको 10 शेयर दिए थे। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि हर 5 के ऊपर एक बोनस देंगे, तो कंपनी आपको 2 शेयर बोनस दे देगी, 2 शेयर बोनस दे देगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपके हाथ में 12 शेयर्स हो गए। अब आपने पैसा कितना के लिए दिया था, 10 के लिए, आपके हाथ में है कितने शेयर्स, 12। बात समझ रहे हैं, 10 शेयर का पैसा देके 12 शेयर हाथ में आ गए, 2 शेयर जो एक्स्ट्रा मिले हैं उसे हम बोनस शेयर कहते हैं। स्वेट इक्विटी क्या होता है, अपने डायरेक्टर्स के लिए कंपनी कभी कभी क्या करती है, डायरेक्टर्स को कुछ पे करना रहता है। मान लीजिए ना, डायरेक्टर्स आर द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स आर द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। तो एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को कंपनी को कुछ पे करना है, ठीक है, तो कंपनी के पास पैसा नहीं होता है, कंपनी के पास पैसा नहीं होता, पे करना है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी क्या करती है ना, स्वेट इक्विटी इशू कर देती है, स्वेट इक्विटी दे देती है कि भैया देखो हमारे पास पैसा वैसा तो है नहीं, एक काम करो तुम शेयर्स ले लो, थोड़ा सा शेयर्स ले लो, ठीक है। तो वही इन कंसीडरेशन अदर देन कैश में वो उसको स्वेट इक्विटी इशू कर देती है। उसके बाद ईसॉप के बारे में बात करें तो ये इंप्लॉइज को मिलता है, ये इंप्लॉइज को मिलता है, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जस्ट टू मोटिवेट द इंप्लॉइज, जस्ट टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मतलब नौकर, उस नौकर को ये मोटिवेशन देने के लिए कि देखो भाई मार्केट में शेयर्स 120 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, हमारे कंपनी का शेयर्स मार्केट में 120 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, मतलब आपको अगर एक शेयर लेना है तो 120 रुपए देना पड़ेगा, हम आपको ये शेयर 60 रुपए में दे देंगे, हम आपको ये शेयर 60 रुपए में दे देंगे, मतलब आप मालिक बन जाएंगे। 60 रुपया दीजिए, अभी आप नौकर हैं, आप मालिक बन जाएंगे। सोचिए सोचिए, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए। अब मालिक बन जाएगा तो तुम समझ ना उसका ओहदा, कुछ ज्यादा मेहनत से काम करेगा, ज्यादा मेहनत से, हाँ मेरी कंपनी जी जान लगा देगा। ये मोटिवेट करने के लिए उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि भाई देख 120 में मिल रहा है, हम तेरे को 60 में देने के, भैया 50% ऑफ पे मिलता है। अरे यार तुमने ना कचरा कर दे, तो ले इसको 80 ले ले यार, 80 ले ले, कम दाम में। मेरा कहने का मतलब था कि कम दाम में, मार्केट रेट से कम दाम में, और आपके पास पैसा नहीं है ना अभी, एम्प्लॉइज को बोल रहा है, कंपनी एम्प्लॉइज को बोल रहा है आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपके सैलरी से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे,
इंस्टॉलमेंट में दे दीजिएगा, इंस्टॉलमेंट में दे दीजिएगा। समझ रहे हैं बात को? एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए ईसॉप रहता है। तो राइट इशू, कम दाम में मिल रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस इशू, डिविडेंड देना था, पैसा नहीं है तो शेयर्स को विदाउट कंसिडरेशन इशू कर दीजिए। स्वेट इक्विटी, डायरेक्टर्स लोग को पेमेंट करना था, पैसा नहीं है तो स्वेट इक्विटी दे दिए। ईसॉप, ठीक है ना, ईसॉप मतलब एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। अब देखिए ये सारे जो काम है ना, ये चार जो चीजें है ना, ये करने के लिए कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी को सैटिस्फाई करनी पड़ती। वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो हम लोग रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको जस्ट जिस्ट बता दिया कि ये है क्या, ये है क्या, ये नॉलेज के हिसाब से आपके लिए सही है। बाकी इन डेप्थ स्टडी के लिए आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ेगा और आप वहां पे फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड टू गिव अ बोनस, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब आएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसी के साथ साथ आपका लॉन्ग टर्म सोर्स खत्म हो जाता है, शॉर्ट टर्म सोर्स में कुछ है नहीं। ठीक है, बैंक से ले लीजिए, कॉमर्शियल पेपर से ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, तो एकदम ना दो दो लाइन की सब बातें हैं। ठीक है, तो वो मैं रेगुलर क्लास में कवर कर लेता हूं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक टॉपिक रह जाता है फाइनेंशियल यूनिट में, वो है बैंकिंग। बैंकिंग बोल के आपके पास एक टॉपिक है, सबसे इजी चैप्टर है, यह आपके लिए ना सबसे इजी पोर्शन रहता है, सबसे इजी पोर्शन रहता है। इसमें ना दो तीन सवाल हैं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं आपको। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी, डेबिट कार्ड क्या होता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं ये सब। डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है। ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए ई बैंकिंग क्या होता है, आप जानते हैं ये सारी टॉपिक्स के बारे में मैं बच्चों के साथ और ज्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है ना, मेरे को पता है, मेरे को पता है, आप जानते हैं कि भैया 1 घंटे में आपको कवर करना था बाकी के पोर्शंस को। ठीक है, मैं जानता हूं, मैं समझ गया बच्चे। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा सीबीएस बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए ये टॉपिक्स है जो आपको कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, ये टॉपिक्स आपके लिए कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ये सीबीएस वाली टॉपिक आपको कवर करनी बहुत जरूरी है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई बैंकिंग, एटीएम किसे कहते हैं, एटीएम की क्या फैसिलिटी होती है। ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं बैंकिंग वाले से, राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस, शॉर्ट नोट आता है। ठीक है ना, इससे आपको खाली शॉर्ट नोट पूछा जाता है, शॉर्ट नोट खाली। ठीक है ना, इन सब के ऊपर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है। अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आपका पूरा फाइनेंसिंग वाला यूनिट खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, मैंने आपको प्राय कोशिश की है कि 2 घंटे के अंदर फाइनेंसिंग यूनिट, जिससे कि काफी अच्छा कंटेंट एक एग्जाम में आता है, पूरे 2 घंटे के अंदर मैंने रिवाइज किया है। ठीक है ना, ये एक तरीके का नॉलेज बिल्डिंग क्लास था जो मैंने आपको 2 घंटे में देने की कोशिश की। पूरे इन डेप्थ स्टडी मैं आपको रेगुलर क्लास में करवाऊंगा। ठीक है ना, रेगुलर क्लास में आप समझ पाएंगे कि कैसे हर एक पॉइंट के ऊपर भैया ने पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाया है। मैंने पूरी कोशिश की कि पूरे पूरे यूनिट को कवर करने का 2 घंटे के अंदर, ताकि क्या है कि आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा। ठीक है ना, इन डिटेल्स वाली क्लास को अटेंड करिएगा। इन डिटेल्स में जब आपको लर्न हो जाएगा तो एग्जाम के समय ये वीडियो आपको बहुत काम देगा। ठीक है ना, बहुत काम देगा, क्योंकि उस समय जब मैं बोलूंगा ना राइट अ शॉर्ट नोट, तो तुम लोग खाली बस वो टॉपिक सोचोगे और शॉर्ट नोट तुम्हारे माइंड में रीड आउट कर लोगे, क्योंकि मैं उस समय एग्जाम क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। बात समझ में आ रही है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Pain I felt is paid for.